बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर कंटेंट्स, मैं आपको जो पहले हमने डिस्कस कर रखा है उसको मैं एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूं, जैसा कि हम लोग हर लेक्चर में करते आए हैं अपने पहले के लेक्चर्स में। और लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया था हमने कि सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, हाउ इट सपोर्ट्स द सेल। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। जिसके बाद हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली दो मेन फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज, जिसको आप प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में फर्दर और 3 सब स्टेजेस आएंगे, जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज। दिस इज व्हाट गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज एंड गैप 2 फेज। ओके, G1 फेज में ट्रांसक्रिप्शन जो होगा, मतलब आरएनए के फॉर्मेशन होंगे कि डीएनए से आरएनए स्टैंड बनेगा, एंड दीज आर ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। these all are the different kinds of the RNA. Here T stands transfer, N stands messenger, R stands for ribosomal RNA. And further, in that particular phase, they're also going to be the formation of ATPs, which is the currency of biological energy, the amino acids which is required for the further processes, nucleotides and everything which is required for the S phase and in the continuation of that G2 phase. After that S phase में आने के बाद, S stands for synthesis. यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए का कंसंट्रेशन डबल होगा। यहाँ थोड़ा समझिएगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए occurs means further the doubling of the centrioles also occur, क्योंकि हर एक सेल में अगर ये सेल डिवाइड होने को जा रहा है तो यहाँ भी सेंट्रियोल चाहिए, यहाँ भी सेंट्रियोल चाहिए। जो भी कंटेंट पैरेंटल सेल का होगा, सेम कंटेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डॉटर सेल्स के लिए भी सेम कंटेंट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे डीएनए के भी फॉर्मेशन होंगे, प्लस यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान करके लगे तो आप लिख लीजिएगा रिगार्डिंग एस फेज, यू कैन नोट इट आउट। डीएनए का कंसंट्रेशन तो डबल होगा, बट द नेचर ऑफ जीनोम विल बी द फिक्स। इन एस फेज, in S phase, the formation of DNA occurs, but the nature of genome will be the same, or we can use another word also, which is very beautiful word. In place of nature, we can also use ploidy of genome. Ploidy of genome will be the same, only the concentration of DNA gets double. मतलब यहाँ पे अगर डीएनए का कंसंट्रेशन 2C था बिफोर, मान लीजिए एस फेज में जो डीएनए का कंसंट्रेशन है वो 2C है। नाउ इन दैट एस phase, the concentration of DNA gets doubled, means 2C will become 4C. लेकिन मैंने क्या बोला कि द प्लॉइडी ऑफ जीनोम, जो प्लॉइडी होगी सेल की वो फिक्स होगी। मतलब अगर वो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड होगा, और अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड होगा। मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए 2N है तो यहाँ भी ये 2N ही होगा। Here that particular 2N represents the diploid stage,
This particular 2n represents the diploid stage. Further G2 phase आया जहां पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे like mitochondria, like plastid, the Golgi bodies, the endoplasmic reticulum, the ribosomes, everything is going to be divided for the next daughter cell जो form होने वाला है after that division. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप लगे तो ऐड कर ले सकते हैं एस फेज में कि इन दैट पर्टिकुलर एस फेज हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम फाउंडेशन का पार्ट देख रहे थे तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था भाई कि डीएनए का मॉडिफिकेशन होता है और वो क्रोमोसोम बनाता है बाय द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे. देयर आल्सो ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एस फेज में ये भी फॉर्म होगा और इसको इनविजिबल फेज भी कहते हैं. दैट पर्टिकुलर एस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज इनविजिबल फेज. ये जो एस फेज है इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनविजिबल फेज. ये इनविजिबल फेज भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो इसके जो फाइबर्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं. जो इनका जीनोम होता है दैट इज नॉट विजिबल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनविजिबल फेज. आफ्टर दैट जीवन कम्स और जीवन के बाद तब स्टार्ट होता है एम फेज. तो अब जो अपने नेक्स्ट इस लेक्चर में हम इसको एक साइक्लिक फॉर्म में भी पढ़ेंगे कि क्या साइकिल होती है, कैसे क्या बदलती है चीजें और कहां पे क्या चेंजेस होते हैं. नाउ अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो फेजेस थे ये फेजेस दो टाइप्स के हमने बनाया था. ये एक था इंटरफेज और दूसरा था एम फेज. और इंटरफेज को फर्दर और हमने डिवाइड किया था 3 फर्दर सब फेजेस में जो कि था G1 फेज, S फेज एंड द गैप 2 फेज. ठीक है, अब इस इंटरफेज को इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑल्सो. इट इज द लार्जेस्ट phase also. That particular S phase is what called as synthetic phase, or it can be also called as invisible phase. Now this is one gap 1 phase, gap 2 phase, और M phase is the mitotic phase जहां पे real cell division होता है. means here occurs karyokinesis and cytokinesis. यहाँ karyokinesis होगा और cytokinesis होगा. बाकी जो भी चीजें होंगी वो सब इंटरफेज में होगा. जो भी प्रिपरेशंस होंगे वो सब इंटरफेज में ही होंगे. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में इनके साथ अपन थोड़ा सा क्या देखना चाहेंगे भाई कि एक साइक्लिक फॉर्म हम बनाएंगे. यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक हम सेल साइकिल बनाते हैं. दिस इज व्हाट सेल साइकिल. ठीक है, अब इस साइक्लिक फॉर्म में हम थोड़ा सा इस एस फेज, गैप 1 और गैप 2 फेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो सेल साइकिल होता है it varies from cell to cell. That particular interphase is not very same for all kind of cells and organism. Means that particular interphase or that cell cycle, exactly हम जो कह सकते हैं ये जो cell cycle है it varies from cell to cell and organism to organism. As for example, in case of yeast,
In case of yeast, that particular cell cycle lasts for 90 minutes. मान लीजिए this is what, this one is G1, this one is S, here is G2. Now M phase, और यहाँ पे एक जो शॉर्ट स्टेज मैंने दिया है, ये एक सस्पेंस था। मैंने आपको कहा था कि हर एक एंगल पे जब आप पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको एक सस्पेंस मिलेगा। ये एक जी नॉट फेज है जिसे हम क्रिसेंट फेज भी कहते हैं। तो ये हो गया गैप वन, मतलब ये साइकिल ऐसा मूव कर रहा है, ये साइकिल कुछ इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा मूव होता जा रहा है। और एम फेज क्या है भाई, यहाँ पे दो और डिविजन्स होंगे, मानिए कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये डिवीजन का मतलब ये है कि एम फेज में हम जानते हैं कि दो मेन पार्ट होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। मींस ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये क्या हो गया भाई, दिस इज कैरियोकाइनेसिस, और यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये होगा साइटोकिनेसिस। दिस वन इज क्विसेंट फेज। Here is the G1 S phase, जिसे आप सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। It can be also called as synthetic phase, gap 2 phase। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम ये साइक्लिक फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। तो बेटा एक चीज समझिएगा आप लोग कि ये जो एम फेज है, यहां से यहां तक का जो स्टेज है, ये जो स्टेज है यहाँ पे जिसे एम फेज कह रहे हैं हम, ये एम फेज कहीं आगे जाकर के जीवन में जा रहा है, मतलब डिवाइड हो गया और एक जो नया सेल बना है वो आगे अब एक इंटरफेज में एंटर कर रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो स्टेज है, मैं ये ब्लू लाइन से बता रहा हूं कि ये यहां से लेकर के यहां तक का जो स्टेज है, दिस इज व्हाट द इंटरफेज। मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, ये क्या है, इंटरफेज है। और सिर्फ यहां से यहां तक का जो फेज है ये है एम फेज। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड अप टू हियर इज व्हाट द इंटरफेज। तो आपको देख के लग रहा है कि ये इंटरफेज सबसे लंबा है और बाकी जो इधर एम फेज है वो काफी शॉर्ट है, उतना ज्यादा लंबा नहीं है। और एम फेज में भी अगर हम ये देखें कि ये जो साइटोकिनेसिस है, दैट पर्टिकुलर साइटोकिनेसिस, नाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश, ये ब्लैक लाइन से जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये छोटा सा हिस्सा, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये साइटोकिनेसिस है। मतलब एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस है वो ज्यादा लंबा समय लेगा इन कंपैरिजन टू दैट साइटोकिनेसिस। और इंटरफेज में एस फेज काफी लंबा पॉइंट ले रहा है, क्योंकि इस एस फेज में क्या हो रहा है भाई, जो डबलिंग ऑफ डीएनए कंसेंट्रेशन, मैं शॉर्ट में टी पे पावर एन लगाया हूं, दैट रिप्रेजेंट अ वेरी शॉर्ट फॉर्म आई एम यूजिंग। द कंसेंट्रेशन मीन्स अगर यहाँ पे किसी डीएनए का कंसेंट्रेशन 2C है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4C हो जाएगा, आगे भी वो 4C ही रहेगा। जब हम एम फेज पढ़ेंगे तो इस एम फेज में कैरियोकाइनेसिस के फेज में हम माइटोसिस के टाइम पे
चार डिविजन, चार और फेजेस पढ़ेंगे, तो कि प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा, वो इसके अंदर आएगा। मतलब अपन चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं कि चलिए भाई ये यहाँ पे एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन, ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया, और इधर का जो फेज हो गया इस पूरे इसके केस में ये हो गया टेलोफेज। मतलब ये सीधे आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब उसके बाद फिर साइटोकिनेसिस हो गई। ठीक है, तो अब अगर ये एम फेज है तो एम फेज से G2 फेज आया है, तो कैन वी से इट एज पोस्ट माइटोटिक फेज? दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक phase. It can be also called as post mitotic phase. और ये G1 फेज बाद में S फेज में इंटर किया है, मतलब इसे हम सिंथेटिक फेज कहेंगे। एंड नाउ दैट S फेज फर्दर इंटर्स इनटू G2 फेज, जिसके बाद M फेज आना है। सो दैट पर्टिकुलर G2 फेज कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्री mitotic phase. That G2 phase is also called as pre-mitotic phase, क्योंकि ये M फेज से पहले आ रहा है, क्योंकि ये M फेज से पहले आ रहा है। शायद M आपको विजिबल नहीं होगा, नाउ इट इज विजिबल। ये जो M फेज है G2 के बाद आ रहा है, या तो हम कहें तो M फेज के पहले G2 है, so that particular G2 phase is also called as pre-mitotic phase. अब बात आती है कि M फेज हो गया, ये G0 फेज क्या है, क्रिसेंट फेज क्या है? ये वो फेज है, सपोज दैट कि जो सेल डिवाइड हुआ है वो आइदर वीक है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर उसके पास वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है जो कि एक डिवाइडिंग सेल के पास होना चाहिए, या वैसे सेल के पास होना चाहिए जो डिवीजन के लिए जा रहा है। तो इन दैट केस क्या होता है कि ये जो सेल है, यहां से मान लीजिए ये एक सेल ने यहां से सफर स्टार्ट किया, माइग्रेशन हुआ, ये और माइग्रेट करता गया, ये इसका माइग्रेशन होता गया, ये काफी नॉर्मल है, ये पूरा कंप्लीटली माइग्रेट कर गया है ये सेल। लेकिन आफ्टर डिवीजन ये यहाँ पे पता चला कि भाई ये जो सेल है अब ये इधर नहीं जा सकता है, डिवाइड तो हो गया, अब यहाँ से नए सेल बनेंगे, ये मान लीजिए नया सेल फॉर्म हो गया। तो ये जो नया सेल यहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पे पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है, तो इसे क्या किया जाएगा, ये सेल साइकिल में इंटर नहीं करने दिया जाएगा और इसे सीधे यहां से G0 फेज, अगर हम ऐसा कहें तो G0 फेज में डाल दिया गया। मतलब ये मैं एक ही साथ इसलिए आपको ड्रॉप किया हूं G0 को, ताकि ये आपको पता चले कि इतने फेजेस होते हैं। अगर इसको हम ऐसा बनाएं कि मान लीजिए ये एक ऐसा साइकिल है, यहां पे G1 S G2 नाउ M, ओके, ये है G1, दिस इज S, दिस वन इज G2 एंड दिस वन इज M। यहां से सेल बढ़ा, और अगर कोई नॉर्मल सेल नहीं है या वो वीक है तो फिर वो क्या हो जाएगा भाई, यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, सीधे रिलीज कर दिया जाएगा, और ये M से सीधा ये G0 फेज में डाल दिया जाएगा, और फिर ये ऐसा एंट्री होगी इसकी। समझे? हाँ, तो क्या देखा मैंने कि यहां से जो G0 बढ़ा है, अगर ये मैच्योर नहीं है तो G0 फेज में जाएगा, जिसको क्रिसेंट फेज भी कहते हैं, और फिर से जब ये नॉर्मल हुआ तो फिर से उसकी एंट्री G1 फेज में होगी। अब एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो सेल यहां से चला है, जो एक डिवाइड होने के सफर की तरफ बढ़ा है ये, तो क्या ये सेल कंटिन्यू डिवाइड होता चला जाएगा? कोई उसे रोकने वाला नहीं है? जी हाँ सर, ये रोकेगा बच्चों। ये सेल अपने मन से बढ़ता नहीं जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप इंडिया के बाउंड्री से पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे चेक किया जाएगा,
चाइना की तरफ बढ़ते हैं तो वहां आपको चेक किया जाएगा कि कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं करेगा, ये कुछ गलत चीजों को तो लेके नहीं जा रहा है ये। वैसे ही कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, जब जीवन से यहां से जब सेल एस की तरफ आता है तो यहाँ पे चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। हियर इज द प्रेजेंस ऑफ चेक पॉइंट, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ checkpoint which is called as G1S checkpoint। अगर G1 में पूरी तैयारी सही ढंग से हुई है, सेल नॉर्मल है, तब उसे एस फेज में जाने दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ये G1 से ये सेल एंटर कर गया तो ये सेल साइकिल कंटिन्यू होके रहती है। एस में जब आएगा तो एस के बाद ये G2 में आएगा और यहां M में एंटर करने से पहले फिर से यहां पे एक चेक पॉइंट है, यहां पे फिर से एक चेक पॉइंट है, एक और बाउंड्री है, जिस बाउंड्री पे फिर से चेक किया जाएगा उस सेल को कि क्या उनके पास जो प्रोसेसेस होने थे वो नॉर्मली हुए हैं, क्या डबलिंग ऑफ डीएनए प्रॉपर हुआ है, क्या सेल ऑर्गेनेल्स जो यहाँ पे डिवाइड करेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो सेल ऑर्गेनेल्स G2 में हो रहा है वो हुआ है क्या, तो इसे हम कहते हैं G2M चेक पॉइंट। These checkpoints are generally cyclin dependent kinases. These checkpoints are generally cyclin dependent kinases। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं ये, जो चेक करते हैं कि सेल जब यहां से बढ़ना शुरू किया है तो क्या वो हर जगह नॉर्मली है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल सेल नहीं होगा और एम फेज में चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा भाई, वो सेल एबनॉर्मल होगा, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा और जो एक नॉर्मल सेल की डेफिनेशन है वो उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा और बाद में शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो बॉडी अपनी चेक करती रहती है, G1 से बढ़ा और S में एंटर करने से पहले G1S चेक पॉइंट, S से G2 आया और G2 से M में एंटर करने से पहले G2M चेक पॉइंट, जो कि ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं दे आर जनरली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, CDKs, इसे हम शॉर्ट में CDKs भी कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, CDKs। ठीक है, अब फिर से बता दूं, G1S G2M में और दो फेजेस, ये कैरियोकाइनेसिस जो पूरा है ये कैरियोकाइनेसिस होगा। This is what the karyokinesis. This one is the cytokinesis, and this stage is what can be also called as pre-mitotic phase. This is synthetic phase. This can be also called as post-mitotic phase. यहाँ पे DNA का concentration 2C होगा। अगर ये diploid है, diploid in the sense 2N, अगर ये 2N है तो यहां भी 2N होगा, यहां भी 2N होगा। अब आगे डिपेंड करता है कि कौन से डिवीजन को जा रहा है। तो नाउ अगेन इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू विथ द टाइप्स ऑफ डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। द वन इज कॉल्ड एज माइटोटिक डिवीजन, द अनदर वन इज कॉल्ड एज मियोटिक डिवीजन, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अमाइटोटिक डिवीजन, QUIECNT, crescent phase. Now, before coming to the cell division topic, once again हमने क्या देखा कि एक सेल है जो कि G1 से G2 में आने से पहले S फेज में जाता है, ये फिर G2 फेज में आता है और फाइनली ये M फेज में आता है। ठीक है, G1, S, G2 and then M phase. Now in this section we are going to deal with the cell division, the cell division। ये cell division है क्या? Now we can define that cell division. It can be defined as, it is a complex
It is not that much simple. It is a complex, dynamic and continuous process in an organism which helps in growth, development, repair. क्या लिखा हमने कि ये जो सेल डिवीजन है ये एक complex process है. It is very dynamic in nature and it is continuous. It is not discontinuous process. It's going on in a uniform mode. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है जो हेल्प करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयर में. It also helps in reproduction as well in case of some organisms, multicellular organisms as well. Growth, development, repair, reproduction, etc. It is a complex, dynamic and continuous process in an organism which helps in growth, development, repair and reproduction. It also supports various functions as well. Now, there are generally three types of cell division, and these types are like, the one is called as mitosis, next is meiosis, and next one is amitosis. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है बेटा, ये एकदम ही सिंपल है. माइटोसिस, meiosis, meiosis or mitosis. Before entering into that sections in depth, मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बता देना चाहूंगा. जो पहला टर्म है जिसे हम कहेंगे डिप्लॉइड. डिप्लॉइड होता क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n. इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज complete set of genome. complete set of genome कहेंगे. As for example, हम humans का केस लेते हैं. In humans, how many chromosomes we have? We have 46 chromosome. We have 46 chromosome. Means that particular 2n is equal to 46. 46 is the number, the total number of chromosomes. So that 2n is equal to 46. Diploid set, complete set of genome is what? 46. Now, the second thing is the haploid. Second thing is what? Haploid. What is that haploid? It is represented by n. It is represented by n. You can use a small letter, you can also use capital letter. So for your what we can say, आपके डाउट के लिए मैं इसे capital 2n भी लिख सकता हूं, और it can be also written as n as well. आप कैपिटल एन यूज कीजिए या स्मॉल एन यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ हाउ वी कैन डिफाइन दैट हैप्लॉइड टर्म? इट इज द हाफ सेट ऑफ
जीनोम, इट इज द हाफ सेट ऑफ जीनोम, जो हाफ सेट होगा। तो हाफ सेट क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एज फॉर एग्जांपल लीजिए, मैं फिर से ह्यूमंस की बात ले रहा हूं, मैं ह्यूमंस का ही केस लेता हूं। ह्यूमंस में क्या देखा हमने, डिप्लॉयड कंप्लीट सेट कितना है 46, तो हाफ ऑफ डिप्लॉयड मींस हाफ ऑफ 2n, हाफ ऑफ 2n, ये कितना होगा भाई, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2n, हियर इज द 2n, 2n कितना है भाई, 2n इज इक्वल टू 46 है, तो हमने लिखा 46। तो जब इसे हम क्रॉस करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे, इट इज गोइंग टू बी इक्वल एज 23, मीन्स व्हाट इज द रिजल्टेंट, n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 23, n का वैल्यू क्या हुआ, n इज इक्वल टू 23। मतलब अगर डिप्लॉयड सेट 46 है तो हैप्लॉयड कितना होगा 23, क्योंकि 46 इज द कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम एंड दिस वन इज द हाफ सेट ऑफ जीनोम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज ए डिप्लॉयड, अगर किसी का हम एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर 2n इज इक्वल टू 30 है, देन n इज इक्वल टू क्या होगा 30/2, दैट इज इक्वल टू बी 15। अगर किसी के केस में ऐसा लिखता है कि कोई हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेल है, किसी का हैप्लॉइड सेल है, कोई किसी भी तरह का हैप्लॉइड सेल है जिसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 10 है, नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड को कैसे निकालेंगे अपन, डिप्लॉयड क्या होता है 2n, मीन्स 2 into n, n is equal to 10 multiplied by 10 means it is equal to be 20। तो इसी ऑर्गेनिज्म में वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास n is equal to 10 है, मीन्स हाफ सेट 10 है, तो डिप्लॉयड दैट इज कंप्लीट 2n is equal to क्या होगा 20। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। मैंने अपने इस टीचिंग कैरियर में देखते आया है कि बच्चों को हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में बहुत ज्यादा इश्यू होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, डिप्लॉयड बोले तो कंप्लीट सेट, हैप्लॉयड बोले तो हाफ सेट। 20 का अगर कंप्लीट है, कंप्लीट सेट इज इक्वल टू अगर 20 है तो हैप्लॉयड हाफ सेट n इज इक्वल टू 10 ही होगा। हाँ, तो सेल डिवीजन जो हमने देखा, 3 टाइप्स के देखा हमने, एक था माइटोसिस, दूसरा था मियोसिस और तीसरा था माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस और माइटोसिस। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं इसमें। ये जो माइटोसिस है, ये जो माइटोटिक डिवीजन है, इसे हम ऑल्सो कह सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज equational, it can be also called as equational division, it can be also called as equational division। Now that meiosis, it is also called as reductional division। और ये जो अमाइटोसिस है, ये सिंपली सेल्स 2 इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाते हैं, cells gets broken off into 2 equal halves। ये 2 इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये न्यूक्लियस अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करेगा टूटने की। फिर अब क्या हुआ कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए एंड एट द लास्ट ये 2 सेल्स जिनके पास 2 अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मतलब यहां पे इस स्टेज में हुआ है कैरियोकाइनेसिस
और यहाँ पे हुआ है साइटोकाइनेसिस। इस फेज में साइटोकाइनेसिस हुआ है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया। तो दिस इज वेरी सिंपल स्टेप, वेरी सिंपल प्रोसेस, जिसे माइटोसिस कहते हैं। नाउ ये जो माइटोसिस है इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं। सपोज दैट ये एक सेल है जिसका जो प्लॉइडी है, जो नेचर ऑफ जीनोम है, ये मानते हैं ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, कुछ भी रहे, हैप्लॉइड रहे डिप्लॉइड रहे। तो दिस इज द सेल बिफोर डिवीजन, दिस इज बिफोर, मैं शॉर्ट में CD लिखता हूं। अब ये सेल डिवाइड किया और बाद में ये 2 सेल बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा, जिसके पास ये, अगर ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होगा दोनों, और अगर ये सेल डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड होगा। मतलब this is the after cell division, this is the situation after cell division। इसमें हमने क्या देखा कि जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी थी सेल की बिफोर सेल डिवीजन वो सेम रहेगी आफ्टर सेल डिवीजन। ठीक है, जो पहले अगर ये हैप्लॉइड है N है तो ये दोनों भी जो डॉटर सेल्स होंगे वो N होंगे। अगर ये डिप्लॉइड था पहले तो ये दोनों भी डिप्लॉइड होंगे। एक ही सेल में N और 2N नहीं, मैंने स्लैश दिया है, आइदर N और 2N। अगर आप 2N पकड़ते हैं इसे, अगर आप इसे 2N समझते हैं कि ये सेल 2N है तो ये दोनों भी 2N होगा, और अगर आप इसे N समझते हैं तो ये भी N होगा। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, जो भी हो, N हो, 2N हो, 3N हो, 4N हो, कुछ भी हो, सेम आफ्टर डिवीजन रहेगा। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो पेरेंटल जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी है या जेनेटिक नेचर है या प्लॉइडी है, तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट द पेरेंट सेल। ये क्या हुआ, ये हुआ पेरेंट सेल, एंड दीज टू आर द डॉटर सेल। ये दोनों क्या हो गया, डॉटर सेल हो गया। ये दोनों डॉटर सेल हो गया। नाउ कमिंग टू द मियोसिस, सपोज दैट ये 2N है, तो दिस इज अगेन द केस ऑफ बिफोर सेल डिवीजन। ये जो केस है, जो हमने सेल यहाँ पे लिया है, वो बिफोर सेल डिवीजन का है। और जब ये डिवाइड करेगा तो ये 4 सेल्स देगा हमें। हाउ मेनी सेल्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, दे फर्दर प्रोवाइड्स 4 cells, and all the cells, the ploidy of the cell gets changed into N, and this is what the after cell division। तो ये जो चारों cells हुए, these all are what, the daughter cell, these all are daughter cell, and this one is what, the पेरेंट सेल। ये क्या हुआ, पेरेंट सेल हुआ। मतलब हमने क्या देखा डिफरेंस, ये 2N है, 2N का हाफ करेंगे तो हाफ ऑफ 2N, इट इज गोइंग टू बी N। दैट मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनका जो नेचर ऑफ जीनोम है, जो कंस्टिट्यूएंसी ऑफ जीनोम है, that gets reduced by half, so it is called as reductional division। But in case of mitosis, before cell division और after cell division की जो भी स्थिति है सेल की, जो भी कंस्टिट्यूएंसी है जीनोम की, वो सेम रह रही है। मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना x इज इक्वल टू y, है ना, ये RHS हुआ, ये LHS हुआ। इफ LHS इज इक्वल टू RHS, इफ the constituency of the parental cell is equal to the daughter cell, or the constituency, genetic constituency of daughter cell is equal to the parental cell, in that case they are called as mitotic division। और ये याद रखने वाली बात है कि जब एक mitotic division होगा
तो उसका रिजल्टेंट 2 सेल ही होगा, और जब एक बार मियोटिक डिवीजन होगा तो वहां पे 4 सेल्स फॉर्म होंगे। In case of mitosis, only 2 cells are formed, and in case of meiosis, only 4 cells are formed, and 4 सेल्स तो बनेंगे, लेकिन जो पेरेंटल सेल होंगे उनके कंपैरिजन में इनकी जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी जो होगी वो हाफ, आधा हो जाएगा। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉयड होगा, अगर पेरेंट सेल टेट्राप्लॉयड है, इफ द पेरेंट सेल, मैंने क्या बोला, पेरेंट सेल अगर टेट्राप्लॉयड है तो फर्दर जो 4 सेल्स बनेंगे वो डिप्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रिड्यूस्ड बाय हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब इस माइटोसिस में और मियोसिस में और कितने फेजेस होते हैं। तो मैं ये बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। जैसा एक पार्ट मैं देता हूं माइटोसिस के लिए, माइटोसिस जिसे माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, जिसके फर्दर 4 स्टेज होते हैं। इसके फर्दर 4 स्टेज होते हैं। The one is called as prophase. The second one is called as metaphase. The third one is called as anaphase, and the fourth one is called as telophase. तो एक बार फिर मैं इसको, मैंने बोला है कि इंटरफेज हर बार होगा, मतलब ये प्रोफेज के पहले यहाँ पे इंटरफेज वाली बात होगी। और इंटरफेज में क्या है भाई, G1, S, G2। अब ये जो चारों कहलाएगा एम फेज में कहलाएगा। तो प्रोफेज, G2 के बाद प्रोफेज होगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा, और एनाफेज के बाद टेलोफेज आएगा। अब यहां के बाद क्या आएगा भाई, तो टेलोफेज के बाद आएगा साइटोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो चारों पार्ट हो गया, ये किस में आ जाएगा भाई, कैरियोकाइनेसिस। ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस में कवर हो जाएगा, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में, और ये साइटोकाइनेसिस में आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट अपन देखते हैं भाई। ये तो हमने पहला माइटोसिस को देखा, दूसरा देखने की कोशिश करते हैं जो कि है मियोटिक, मियोसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मियोटिक डिवीजन, और it can be also called as reductional division. It can be also called as reductional division. क्यों, क्योंकि भाई इसके केस में जो पेरेंटल जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी होती है वो हाफ हो जाती है इन केस ऑफ डॉटर सेल्स। तो ये जो मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होता है, इनके 2 मेन फेजेस होते हैं। It consists of 2 main stages. The one is called as first meiosis 1, and the another one is called as meiosis 2. डरिएगा नहीं, मैं बहुत सिंपल करके आपको दूंगा ये सारी चीजें। अगेन इस मियोसिस में फर्दर और 4 स्टेजेस होंगे, जो कि पहला होगा प्रोफेज 1, दूसरा होगा मेटाफेज 1, तीसरा होगा एनाफेज 1, और चौथा होगा टेलोफेज 1। ठीक है,
अब यहाँ पे इस प्रोफेज में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो प्रोफेज है इसमें फर्दर 5 सब स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लेप्टोटीन। द फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन, सेकेंड वन इज zygote, the third one is pachytene, the fourth one is diplotene, and the last one is dikinesis। dikinesis मतलब अब ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड हुआ है। मियोसिस या मियोटिक डिवीजन के दो मेन फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये प्रोफेज से पहले यहां भी इंटरफेज आएगा। यहां भी क्या आएगा? इंटरफेज आएगा। और इस इंटरफेज में हम जानते हैं G1 होंगे, S होगा, उसके बाद थोड़ा इसको मैं माइग्रेट करता हूं, यहां पे ये G2 होगा और फिर यहां पे स्टार्ट होगा प्रोफेज। मतलब या तो कहें कि ये जो G2 डायरेक्ट प्रोफेज में आ रहा है, इसका मतलब ये G2 इंटर कर रहा है लेप्टोटीन में। ये इधर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं और उस तरफ मैं बोल्ड लाइन प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। ये आना तो है इसे प्रोफेज में ही, लेकिन प्रोफेज के 5 सब स्टेजेस हैं। यहाँ पे लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकिनेसिस है। ठीक है, तो अब ये लेप्टोटीन से आएगा जाइगोटीन, जाइगोटीन से पैचिटीन, पैचिटीन से डिप्लोटीन, डिप्लोटीन से डाइकिनेसिस। और ये जो डाइकिनेसिस है, ये डाइकिनेसिस फर्दर मेटाफेज 1 में इंटर करेगा। ये कहां इंटर करेगा? मेटाफेज 1 में इंटर कर जाएगा। ठीक है, और यहां इंटर करने के बाद यहां पे इंटर करने के बाद ये तब जाकर के मेटाफेज 1 से एनाफेज 1 में आएगा, टेलोफेज 1 में आएगा और फिर यहाँ पे पहला डिवीजन होगा साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म का, जो वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब ये डिवाइड होने के बाद फिर मियोसिस 2 आएगा एंड मियोसिस 2 इज वेरी सिमिलर टू द माइटोटिक डिवीजन। इसमें फिर से 4 फेजेस होंगे। The one is called as prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, and further it leads to the cytokinesis. And the division is over now. साइटोकिनेसिस होने के बाद डिवीजन लास्ट हो जाता है। तो क्या हमने देखा है भाई? माइटोसिस के 4 फेजेस होंगे जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज द माइटोटिक डिवीजन। फर्दर इट हैज 4 फेजेस, 4 इंपॉर्टेंट फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या बोला मैंने? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं PM at दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर एक्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इस मियोटिक डिवीजन में, जिसको हम मियोसिस भी कह सकते हैं और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे क्रोपेरेंटल जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी है वो हाफ हो जाती है इन केस ऑफ डॉटर सेल, और यहां एक सेल जब डिवाइड करेगा तो फर्दर ये 4 सेल देगा। कितने सेल देगा? इट प्रोवाइड 4 सेल्स। अगर ये 2n है तो ये सारे भी n हो जाएंगे। और इन केस ऑफ माइटोसिस क्या है भाई कि अगर ये एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है तो ये डिवाइड होने के बाद 2 सेल प्रोवाइड करेगा
और वो दोनों भी डिप्लॉयड होगा। तो ये जो मियोसिस है, फर्दर ये दो मेन फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फर्दर 4 सब स्टेजेस मेन हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अब इस प्रोफेज 1 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें लार्जेस्ट टाइम ये ऑक्युपाई करता है, इसमें 4 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। और तब जाकर के डाइकिनेसिस फर्दर मेटाफेज 1 में इंटर करेगा। वो मेटाफेज 1 फॉलोड बाय एनाफेज 1 and then telophase 1 cytokinesis occurs and next is meiosis 2 स्टार्ट हो जाएगा। और meiosis 2 जैसा कि मैंने बोला, it is very similar to that the mitotic division, means it is equational in nature। जो meiosis 2 होगा, it is equational division and that meiosis 1 is reductional डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन होगा। और ये जो मियोसिस 1 होगा, ये क्या होगा भाई? मियोसिस 1 इज रिडक्शनल इन नेचर। यहाँ पे क्रोमोसोम की जो कंस्टिट्यूएंसी होगी, जो जीनोम का नेचर होगा, वो हाफ हो जाएगा। अब मियोसिस 2 में अगेन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये सेम सीक्वेंस ऐसा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको जो ध्यान देने की जरूरत है बेटा, वो आपको कहाँ पे ध्यान देना है? प्रोफेज 1 में। अगर हम इनके केस में अगर हम कंपेयर करें, तो माइटोसिस में भी प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो है। यहाँ भी मियोसिस 1 में प्रो, मेटा, एना, टेलो है। मियोसिस 2 में प्रो, मेटा, एना, टेलो है। डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पे अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, तो प्रो 1, मेटा 1, एना 1, टेलो 1। मियोसिस 2 में प्रो 2, मेटा 2, एना 2, टेलो 2। फेज तो सब में लगा है। अब प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में बस यहां आपको फोकस करने की जरूरत है। लेप्टो, जाइगो, पैची, डिप्लो, 3 सब में है। एंड लास्टली डाइकिनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, दैट्स ओवर। इसके अलावा और कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है मियोसिस 1 में। नाम सब सेम है, बस वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू परफॉर्म द रिटन प्रैक्टिस ओवर दैट। और जब आप 1-2 बार इस चीज को लिख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ द सम क्वेश्चंस जो मैं एज अ होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो आपको आज करना है, कल मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एज अ होमवर्क 5 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करके लाना है। और मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दूं, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल? कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी अगर 64 डॉटर सेल्स चाहिए होंगे? हियर आर द पॉसिबल ऑप्शंस। Now histone protein synthesis occurs during, कहाँ होगा? These are the options: G0, G2S interphase. The third question, the sequence of cell cycle. What is the correct sequence of cell cycle? You have to choose. During cell cycle, DNA replicates. कब होता है DNA का replication? एक cell cycle के time पे once, twice, many times, or not at all, never happens. Now, G0 phase of cell denote. Exactly what is the denotation of that G0 phase? Here is the exit of cell from cell cycle, checkpoint before entering the next phase, or it is the denotation of death of the cell, or it is a kind of temporary pause. तो इसमें से जो आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगेगा अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी जो आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप आंसर टिक करेंगे। यू कैन ऑल्सो मेंशन द पॉसिबल आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, जहां से हमें पता चलेगा कि शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस दिस ऑल 5 क्वेश्चन बिफोर
स्टार्टिंग द लेक्चर, ठीक है। तो आप फ्रॉम स्टार्ट टू द लास्ट आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आएगा। एक सीक्वेंस में, फ्लो में मैं आपको कराता रहूंगा, ऐसे ही आपके साथ जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैं फेवर करूंगा। और आपको अगर कुछ भी चेंजेस चाहिए होंगे तो आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में आप उसे डिस्क्राइब करेंगे। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, then please subscribe, like, share and press the bell icon as well. Thank you very much.